हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। और आज की जो ये क्लास हमने शेड्यूल की है, ये एक फुल लेंथ क्लास होगी। इसमें फुल प्रैक्टिस सेट पर हम बात करेंगे और टोटल 150 क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द जुड़ें और इस क्लास का भरपूर फायदा लें और ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ ही चलेंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन का है तो 3 घंटे अप्रॉक्सीमेट 3 घंटे आपके लगेंगे। तो चलिए सभी लोग जुड़िए, एक दूसरे को भी जोड़िए और फुल लेंथ क्लास के लिए रेडी होइए। आई थिंक ऑडियो और वीडियो क्वालिटी भी क्लियर जा रही होगी। जिसको भी ऑडियो वीडियो क्वालिटी में कोई भी समस्या नज़र आएगी, लैग दिखेगा, तो आप मुझे कमेंट में एक बार नोटिफाई कीजिएगा कि सर ऑडियो या वीडियो में लैग मिल रहा है। तो जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसमें कुछ बदलाव जरूर करूँगा, जिससे ऑडियो वीडियो आपको क्लियर मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, गोविंद बल्लभ पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब है सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल क्या थे? इसमें से प्रथम गृह मंत्री थे। अब बाबू जगजीवन राम की बात करें तो बाबू जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्री थे। ये क्या थे? ये प्रथम श्रम मंत्री थे। मोरारजी देसाई की बात करें तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री व भारत के चौथे गृह मंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? आपके ऑप्शन है भरत, मेघनाथ, सुग्रीव, लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 3, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत, मेघनाथ, सुग्रीव या लक्ष्मण? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत, मेघनाथ, सुग्रीव या लक्ष्मण? चलिए सही जवाब लेते हैं। तो भरत की पत्नी का नाम क्या था? मांडवी था। बात कर लें और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था और सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो वैसे भी आप लगभग अगर थोड़ा सा भी आप स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद था। ठीक है, ऋग्वेद को अगर बात की जाए तो 10 मंडलों में उसको विभाजित किया गया था। कितने? 10 मंडल। ठीक है, हर मंडल कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1028 सूक्त, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। 10,862 ऋचाओं के साथ ऋग्वेद था। ठीक है, और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्रु। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं और होत्रु इसके पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 5, तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध हैं? पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, मीडिया प्रबंधक, शास्त्रीय नर्तकी। तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध हैं? पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, मीडिया प्रबंधक, शास्त्रीय नर्तकी। चलिए सही जवाब दीजिए। तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध हैं? पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, मीडिया प्रबंधक, शास्त्रीय नर्तकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है तरला दलाल क्या है? एक पाक कला विशेषज्ञ हैं जी, जो भारत की प्रख्यात भोजन लेखिका और रसोइया थी। ठीक है, उन्होंने खाना पकाने के कई कार्यक्रमों जैसे तरला दलाल शो व कुक इट अप विद तरला दलाल की मेजबानी भी की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भारत संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया? डाक दिवस, हिंदी दिवस, ओजोन दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस? क्वेश्चन नंबर 6 आपका है 31 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के अवसर पर भारत संगम पहल, भारत संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है डाक दिवस, हिंदी दिवस, ओजोन दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। थोड़ा सा सभी तक आई थिंक
वीडियो का पॉपअप नहीं पहुंच रहा है तो एक बार ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं। एक मिनट के लिए होल्डिंग है प्लीज, तब तक आप लोग एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। सॉरी, 1 से 1.5 मिनट तक म्यूट रहने के लिए थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज थे। चलिए, क्लासेज अब कंटिन्यू चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्वेश्चन को वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो सही जवाब है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, 31 अक्टूबर को, प्रत्येक 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप का शुभारंभ किया। ठीक है, भाषा संगम मोबाइल ऐप जो है मल्टीभाषी नामक का एक स्टार्टअप द्वारा माय गांव के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्षों से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। चलिए सही जवाब दीजिए। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्षों से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम अवधि में। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान क्या हुआ था, तैयार हुआ था। ठीक है, और संविधान के प्रारूप पर अगर बात कर ले कुल कितने दिन बहस हुई थी, तो 114 दिन कुल उसके प्रारूप पर बहस हुई थी। ठीक है, और अगर व्यय की बात करें तो संविधान निर्माण में कुल 63,96,729 रुपए का व्यय हुआ था। 63,96,729 रुपए का टोटल व्यय आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 9, 10, 11, 8। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 9, 10, 11 या 8? चल क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ले लेते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो है 11। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अगर ये पूछ लेता है कि भारत में के संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के भाग 4 और अनुच्छेद 51 का के तहत कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के साथ मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 11 हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी या सतलज घाटी? सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो नाभाला घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी या सतलज घाटी? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब उसका है डी, सिपकीला दर्रा सतलज घाटी पे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1956, 1972, 1975 या 1947? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1956, 1972, 1975 या 1947? सही जवाब ले लेते हैं। इसका सही जवाब है 1972 को त्रिपुरा क्या था, एक पूर्ण राज्य बन गया। ठीक, और यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। ठीक, और 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र
प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों का कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है जवाहर कला, ललित कला अकादमी, वास्तुकला या कोरी कला। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है ललित कला अकादमी। ठीक है, लखनऊ में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों का कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर इस अकादमी की स्थापना की बात करें तो इस अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1972 में लखनऊ में की गई थी। ठीक है, और अगर ये पूछ ले किस विभाग के अधीन ये ललित कला अकादमी कार्य करता है तो वो संस्कृत विभाग के वित्त पोषित स्वशासी इकाई के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शन है सुरक्षित, हरा, लाल या सफेद। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र एलओआई पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुरक्षित, हरा, लाल या सफेद। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो हरा क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र बीसीसीआई ने क्या किया है? साइन किया है, जिसे एमओयू कहते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जानकारी फैलाना, जिससे सतत समाधान की तरफ बढ़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में सम्मिलित हुआ? कौन सा देश G20 ट्रोइका में सम्मिलित हुआ? भारत, इंडोनेशिया, इटली, इनमें से कोई नहीं। 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में सम्मिलित हुआ? भारत, इंडोनेशिया, इटली, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो भारत 1 दिसंबर 2021 को G20 ट्रोइका में सम्मिलित हुआ। ठीक है, बात कर लें G20, तो G20 क्या है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि के रूप में यूरोपियन यूनियन और अन्य देशों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा G20 इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। ट्रोइका G20 के भीतर एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान, पिछला और आगामी अध्यक्ष देश यानी इंडोनेशिया, इटली और भारत सम्मिलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। जितने लोग लाइव हो गए हैं तो एक बार निवेदन है कि शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया? 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया? आपके ऑप्शन है त्रिवेंद्रम सेंट्रल, मंगलुरु सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल या मुंबई सेंट्रल। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। 17 नवंबर 2021 को किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया? तो आपका सही जवाब है मुंबई सेंट्रल। ठीक है, 17 नवंबर 2021 को केंद्रीय रेल मंत्री राव साहेब दानवे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया। ठीक है, पॉड होटल का मतलब क्या हो गया? बड़ी संख्या में छोटे छोटे आकार के कमरे होते हैं। ठीक है, जिन्हें कैप्सूल या पॉड कहा जाता है। ठीक है, और ये होटल सबसे पहले किस देश में विकसित किए गए? तो जापान में विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 से 1905 भी कहा जाता है।
आपके ऑप्शन है अंतिम, आरंभिक, मध्यम या संकटपूर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब होगा 15 का सी, मध्यम। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मध्यम चरण क्या से है, 1885 से 1905 के बीच का जो भी समय था भारतीय राष्ट्रवाद का, उसे मध्यम काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी। आपके ऑप्शन हैं दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919, अप्रैल 1921। क्या सही होगा? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है फरवरी 1919 में, फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी कब? 1919 में, फरवरी। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। आपके ऑप्शन हैं सुब्रमण्य अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू या महात्मा गांधी। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू या महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? देखिए ये अभी आज के ट्रेंड में पुनः ये न्यूज में है। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है आज पुनः न्यूज में है। तो और 2021 में भी ये न्यूज में था। तो ये 2021 के आधार पर क्वेश्चन पुटअप हुआ है, याद रखिएगा 2021 के आधार पर है। आपके ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए 18 का सही जवाब लेते हैं। सही जवाब है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया है। और ये जुर्माना क्यों लगा है? क्योंकि केवाईसी का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? नो योर कस्टमर। केवाईसी के जो नियम थे उस नियम को इन्होंने क्या किया था? तोड़ा था। उसी वजह से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे जुर्माना लगाया था। अगर बात कर लें 2018 में पेटीएम पेमेंट बैंक को नए खाते खोलने पे रोक लगा दी गई थी। ठीक है, 2018 में रोक लगाई गई थी। पुनः कुछ दिन बाद 2018 के खाता उनको खोलने के लिए परमिशन दे दिया गया। अभी हाल ही के दिनों में आरबीआई ने 29 फरवरी से पेटीएम पेमेंट बैंक के सभी बैंकिंग क्रियाकलाप पे रोक लगा दी है, यानी वो ना डिपॉजिट ले सकते हैं ना वो विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने पेटीएम को मान के चलिए कि पेटीएम पेमेंट बैंक 1 मार्च से पूरी तरीके से बंद हो चुका है। केवल पेटीएम पेमेंट बैंक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई। ठीक है, ये परिसर कहां पर है ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या मद्रास। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई। यह परिसर कहां पर है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या मद्रास। क्या सही होगा? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब लेते हैं। तो बंबई। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और इस
इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और उसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए इसमें कई क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुई? बंबई में हुई। उस स्थान का क्या नाम था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल। कुल कितने सदस्य सम्मिलित थे? तो कुल 72 सदस्य सम्मिलित थे, ठीक है। और पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उसे चुना गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। ये 2021 याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? राहुल सचदेवा, अनिल त्यागी, अमित रस्तोगी या कमल चतुर्वेदी? चलिए सही जवाब लेते हैं, अमित रस्तोगी, ठीक है, अमित रस्तोगी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ी के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। आपके ऑप्शन है सुब्रत पाल, सुनील छेत्री, बाईचुंग भाटिया, गुरप्रीत सिंह। क्या सही होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब होगा सुनील छेत्री, ठीक है, सुनील छेत्री। अगर इनका मूल राष्ट्र पूछा जाए तो मूल राष्ट्र ये नेपाल के हैं, लेकिन भारत की तरफ से खेलते हैं और भारतीय फुटबॉल टीम के क्या हैं? कैप्टन हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। स्टार्स इन माई स्काई, स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल में प्रकाशित हुई किसके द्वारा लिखी गई? आपके ऑप्शन है माधुरी दीक्षित, दिव्या दत्ता, रेखा या प्रियंका चोपड़ा। स्टार इन माई स्काई, स्टार्स इन माई स्काई शीर्षक किताब जो हाल में प्रकाशित हुई किसके द्वारा लिखी गई? माधुरी दीक्षित, दिव्या दत्ता, रेखा या प्रियंका चोपड़ा? चलिए सही जवाब ले लेते हैं इसका। इसका सही जवाब होगा दिव्या दत्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है 41वां, 51वां, 71वां या 81वां। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 41वां, 51वां, 71वां या 81वां? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या है? सी, 71वां, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 71, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं इस सूचकांक को प्रकाशित कौन करता है? तो इस सूचकांक को प्रकाशित करता है लंदन की एक संस्था है इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट, ठीक है। और पूरे दुनिया के 113 देशों को ये सम्मिलित करता है। कुल देशों की संख्या कितनी है? 113 देशों को वो सम्मिलित करता है, ठीक है। और इसी ने भारत को 2021 में 71वां स्थान दिया है। अगर पहले, दूसरे और तीसरे की बात कर लें तो पहले स्थान पर आयरलैंड है, ठीक है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया है और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और यूके ये तीनों पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में हैं। भारत का स्थान क्या था? 71वां था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं।
अमित यादव, स्वागत है अमित। बस आप अटेंडेंस लगा के फिर गायब हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अगस्त, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर या 25 नवंबर? चलिए सही जवाब दीजिए। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अगस्त, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर, 25 नवंबर? चलिए सही जवाब लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 24 का, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही जवाब है 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बात करें तो ये कौन या किसके थ्रू मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ व देश के सभी पुलिस बलों द्वारा 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिन 21 अक्टूबर 1959 को चीन के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 10वीं बटालियन के वीर जवानों के बलिदानों की याद में मनाया जाता है। ठीक, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए गए? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए गए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। आपके ऑप्शन है स्पेन, अमेरिका, रूस या भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब लेते हैं। तो 25 का सही जवाब होगा ए, स्पेन। ठीक है, ए, स्पेन। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्पेन ने ला लोरिया या क्राइंग रूम स्थापित किया है। ठीक है, और स्पेन ने ऐसा क्यों किया कि स्पेन में बढ़ता तनाव और डिप्रेशन की समस्या जो थी वो सबसे ज्यादा देखे गए। ठीक है, और इस परेशानी को हल करने के लिए क्राइंग रूम बनाया उन्होंने, जहां पर व्यक्ति जाकर कोई भी व्यक्ति वहां खुलकर चिल्ला व रो सकता है, उसके लिए वो एक स्थान बनाया गया है। किसने बनाया है? स्पेन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। एलियम नेगियम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया? एलियम नेग्नियम नामक पौधा जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया? आपके ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब लेते हैं। तो सही जवाब होगा उत्तराखंड में खोजा गया एलियम नेगियनम। ठीक है, 12 अक्टूबर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये है चमोली जिले में खोजा गया है। चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में 2019 में इस पौधे की खोज की गई थी। ठीक है, और यह एक तरीके से खाद्य पौधा है जो लहसुन और प्याज प्रजाति से में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में सुर्खियों में रहा नेची फू सुरंग किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा नेची फू सुरंग किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश? हाल ही में सुर्खियों में रहा नेची फू सुरंग किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब इसका है डी,
अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में है तो बात करेंगे पश्चिमी कामेंग में। पश्चिमी कामेंग जिले में ये पड़ेगा नेचीफू सुरंग। पश्चिमी कामेंग, पश्चिमी कामेंग में ये पड़ेगा। ठीक है, और अगर बात करें तो ये कब बना था तो 12 अक्टूबर 2020 में इसको देश को समर्पित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? इतिहास से क्वेश्चन। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? क्या ऑप्शन है? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा। चलो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है सी, तुंगभद्रा। ठीक, अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने 1336 में इस राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, और ये राज्य जो आता है अगर बात करें काल की तो संगम राजवंश के काल की है। ठीक है, और विजयनगर की वर्तमान स्थिति की बात करें तो हप्पी हस्तिनावती जो है वो आज का पहले का विजयनगर था। क्वेश्चन नंबर 29, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, थॉर्नडाइक या पर्सिनन। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? मॉन्टेसरी, फ्रोबेल या थॉर्नडाइक या पर्सिनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, तो बाल विहार प्रणाली के संस्थापक फ्रोबेल थे। ठीक है, एक दार्शनिक थे जिन्होंने क्या किया था, बच्चों को शिक्षित करने और उनकी क्षमता का विकास करने के लिए एक प्रणाली का स्थापना किया था। उस प्रणाली का नाम था बाल विहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूरा नाम है। एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूरा नाम है। आपके ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस चेक, सर्कुलर रेफरेंस चेक, साइक्लिक रेंडेंसी चेक या साइक्लिकल रेंडेंसी कोड। चलिए इसका सही जवाब ले लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा साइक्लिक रेंडेंसी कोड जो होता है उसका पूरा नाम है, CRC का पूरा नाम है साइक्लिकल रेंडेंसी कोड। ठीक, यह क्या होता है, आमतौर पर भंडारण जो उपकरण होते हैं उनकी ट्रांजिट स्टोरेज और रिट्रीवल के दौरान जो त्रुटियां होती हैं उनको पता लगाने की, मतलब एक हार्ड डिस्क में क्या त्रुटियां हैं या एक पेन ड्राइव में क्या त्रुटियां हैं उसको पता करने के लिए CRC रन किया जाता है। और वो CRC ये बताता है कि साइक्लिक रेडंडेंसी कोड के जरिए कि किस किस ब्लॉक्स में कहाँ कहाँ समस्याएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग या विनोद कांबली। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो आपको शायद याद होगा वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, कब किया था अगर तो 2004 में भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था। 2004 में भारत पाकिस्तान का मैच किस स्टेडियम में था तो मुल्तान स्टेडियम में था। और वहां पर उन्होंने कितना बनाया था, 309 रन बनाया था। ठीक है, 309 रन बनाकर 13 शतक मारे थे। और वो क्या थे, भारत के पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने 13 शतक लगाया था।
ठीक है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व के 18वें बल्लेबाज थे, 18वें बल्लेबाज थे। ठीक है। 2008 में पुनः इन्होंने अपने ही हाईएस्ट रन को क्या किया था, ब्रेक किया और बनाया 319 रन। किस टीम के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है 1757, 1760, 1767 या 1770। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब लेते हैं। तो 1767 में भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्थापित किया गया। ठीक है। इसका काम क्या था, भारत का नक्शा बनाना और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करना। ठीक है। इसका मुख्यालय अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में, जो तात्कालिक उत्तराखंड में आता है। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं। सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन से राज्य हैं। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात, गुजरात एवं राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र। चलो सही जवाब लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 33 का। तो सही जवाब है गुजरात और राजस्थान सर्वे में 45D/7 के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध योजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी। आपके ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, सोवियत रूस। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी। आपके ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या सोवियत रूस। सही जवाब लेते हैं। तो रूस की सहायता से टिहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, उसको क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदायों से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए या 6000 रुपए। देखिए ये भी एक करंट में भी बहुत चर्चित है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या। ठीक है। और गुजरात सरकार ने इस पे वित्तीय सहायता देने की बात की है, तो कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात की है ये पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है सी, 5000 रुपए वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। ठीक है। और यह जो वित्तीय सहायता दिया है गया, इसकी घोषणा किन्होंने की थी, तो राज्य एवं पर्यटन तथा तीर्थ विकास मंत्री पूर्णेश मोदी ने 5000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की योजना को अनाउंसमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर। हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर। चलिए सही जवाब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का, 20 अक्टूबर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज या टेनिस? कैसे सर, थैंक यू। सहयोग आप ही लोग का है, बट कमेंट थोड़े कम आ रहे हैं, कमेंट से थोड़ा सा निराशा है। बाकी लाइव कनेक्टिविटी तो 165 160 के आसपास है, लेकिन कमेंट नहीं मिल रहे हैं। चलिए, कोशिश है, कोशिश किया जा रहा है बेस्ट करने के लिए। थैंक यू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है, प्रज्ञानंद जो थे वो किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रज्ञानंद शतरंज से संबंधित हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम है रमेश प्रज्ञानंद। ठीक है, ये इनकी अगर आयु देखी जाए तो 12 वर्ष के हैं, और ये सबसे युवा और विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सहकारी सैन्य गठबंधन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य सम्मिलित हैं? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? 5, 6, 7 या 8? सही जवाब लेते हैं। तो इसमें कुल 6 पूर्णकालिक सदस्य सम्मिलित हैं। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यह ऑर्गेनाइजेशन आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान का एक संयुक्त सैन्य गठबंधन है। ठीक है, जिसका मुख्यालय रूस की राजधानी मॉस्को में है। क्वेश्चन अगला हिंदी सेशन पे आते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके गद्यांश से संबंधित है, और थोड़ा सा गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए। गद्यांश देख लेते हैं। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण, प्रभाव, शील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। थोड़ा सा कठिन गद्यांश है। चलिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते तेजी से। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण, प्रभाव, शील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेशों से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। गद्यांश से संबंधित पहला क्वेश्चन है, प्रेम की भाषा है। आपके ऑप्शन है अर्थ रहित, भाव रहित, ज्ञान रहित, शब्द रहित। तो
आपको जो भी आंसर करना है वो गद्यांश के बेस पे करना है। तो गद्यांश में क्या कह रहा है, प्रेम की भाषा क्या है, देखिए शब्द रहित है। चलिए अगला, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष, जंगल, उपवन या पुष्प। वृक्ष, जंगल, उपवन या पुष्प। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ रहित, भाव रहित, ज्ञान सॉरी, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष, जंगल, उपवन या पुष्प। चलिए सही जवाब है जंगल। अगला क्वेश्चन, यत्न से आशय है भाषण, रत्न, प्रयास या परिश्रम। क्वेश्चन नंबर 41, यत्न से आशय है भाषण, रत्न, प्रयास या परिश्रम। चलिए सही जवाब लेते हैं 41, यत्न का आशय क्या है, प्रयास से है। यत्न का जो आशय है वो क्या है, प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 42, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, आचरण, प्रेम, जीवन या वेद। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, आचरण, प्रेम, जीवन या वेद। सही जवाब लेते हैं 42 का। तो 42 का सही जवाब होगा, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। अगर गद्यांश को आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो गद्यांश में आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा प्रेम की भाषा, जीवन का अरण्य, सच्चा आचरण या मौन व्याख्यान। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा प्रेम की भाषा, जीवन का अरण्य, सच्चा आचरण या मौन व्याख्यान। तो बार बार आपने देखा होगा कि आचरण की बात कर रहा है तो उसका गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक भी क्या होगा, सच्चा आचरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, अनुभाव, अस्थाई भाव या विभाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, अनुभाव, अस्थाई भाव या विभाव। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो अल्पकाल तक संचरण करने वाले जो भी भाव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संचारी भाव कहा जाता है। और इसी का दूसरा नाम भी कहा जाता है व्याभिचारी भाव। ठीक है, और संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, 33 मानी गई है। ठीक है, 33 तरह के संचारी भाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। आपके ऑप्शन है मछली, मक्खी, मच्छर या मिट्टी। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है, मछली, मक्खी, मच्छर या मिट्टी। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो मच्छिका मक्खी का तत्सम शब्द है। ठीक है, मक्खी का तत्सम शब्द है। अगर मच्छर की बात करें तो मच्छर का तत्सम क्या होगा, मशक होगा। ठीक, और माटी का क्या होगा, मृतिका। क्वेश्चन नंबर 46,
निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए या ए? चलिए 46 का सही जवाब लेते हैं। तो 46 का सही जवाब है ए, दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। ठीक है। स्वरों को अगर उच्चारण के आधार पर बांटा जाए तो पहले ही बताया है कि वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर 3 प्रकार के स्वर होते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर। अगर हर्ष स्वर की बात करें तो हर्ष स्वर में आता है आ, ई, उ और री। दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में आता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। प्लुप्त की बात करें तो प्लुप्त में आता है ओ। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? का, चा, टा या? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? का, चा, टा या? चलिए सही जवाब लेते हैं। सही जवाब है या। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या। अगर बात कर लें और कौन कौन से आते हैं अंतस्थ में, तो अंतस्थ में या, रा, ला और वा। ठीक। या, रा, ला ये क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन 48। जड़ का विलोम है जल, मूर्ख, विद्वान या चेतन? जड़ का विलोम है जल, मूर्ख, विद्वान या चेतन? चलिए 48 का सही जवाब लेते हैं। तो 48 का सही जवाब होगा जड़ का चेतन। ठीक है। जड़ का विलोम क्या होगा? चेतन। जल की बात कर लें तो जल का विलोम क्या होगा? थल होगा। विद्वान का तो मूर्ख होगा, और यहाँ मूर्ख दिया है तो मूर्ख का विद्वान या पंडित होगा। क्वेश्चन नंबर 49। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। आंचल अवस्थी स्वागत है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी, गत, विगत, आभास। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी, गत, विगत, आभास। चलिए 49 का सही जवाब ले लेते हैं। तो 49 का सही जवाब है भावी। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा? भावी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है आग या हवा, हवा या आग, हवा या जंगल, जंगल या आग। ठीक है। अनिल और अनल का ये पर्यायवाची पूछा है कि कौन से पर्यायवाची शब्द युग्म सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। तो सही है अनिल का पर्यायवाची हवा होगा और अनिल का पर्यायवाची आग होगा, यानी हवा और आग जो है इसका बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अभिमान, आयु, अधिक या अर्थ? निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अभिमान, आयु, अधिक या अर्थ? चलिए 51 का सही जवाब ले लेते हैं। तो डी जो है अनेकार्थक है।
अर्थ का मतलब होता है अनेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या आगामी। सही जवाब है सी, अध्ययन। ठीक है, अधिकार का अगर शुद्ध किया जाए तो क्या होगा? अधिकार। ठीक है, अनुसरण की बात करें तो अनुसरण। ठीक है, अध्ययन तो सही है। आगामी की बात करें तो इसका सही होगा आगामी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अनुसंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व। अशुद्ध ढूंढना है इसमें। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है अनुसंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या दायित्व। चलिए 53 का सही जवाब लेते हैं तो ये गलत है, इसका सही होगा ऐतिहासिक। ठीक है, क्या होगा? वर्तनी की सही दृष्टि इसकी इतिहास का ऐतिहासिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में कारक का परसर्ग कौन सा है? निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए हेतु वास्ते अपादान से विभक्त होने के लिए संबंध का की के रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे ए रे। आपने पढ़ा होगा तो उसी से क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि कर्ता का कौन सा चिन्ह होगा, तो आपको पता है कर्ता ने। ठीक है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, प्रार्थना, वायु या नेत्र। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, प्रार्थना, वायु या नेत्र। चलिए सही जवाब लेते हैं तो नेत्र जो है क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, प्रार्थना और वायु जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं शोभा, शस्त्र, पालन या नृत्य। शोभा, शस्त्र या पालन या नृत्य। चलिए सही जवाब लेते हैं तो इसका निम्न में स्त्रीलिंग कौन सा है? तो शोभा जो है स्त्रीलिंग है, शस्त्र, पालन और नृत्य जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, साधु या घर। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? नदी, प्रत्येक, साधु या घर। चलिए 57 का सही जवाब लेते हैं तो बी जो है प्रत्येक, सदैव क्या होता है? एक वचन में होता है। ठीक है, और नदी का अगर बात किया जाए तो इसकी बहुवचन क्या होंगी? नदियां। साधु का साधुओं, और घर की बात करें तो घरों। लेकिन प्रत्येक शब्द जो है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। 58, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था।
निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। चलिए सही जवाब लेते हैं 58 का। तो सही जवाब है सी, वह जाता है। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान काल है। और की बात कर रहे हैं जो ऑप्शन में है, उसने पढ़ा था, तो क्या है ये? भूतकाल है। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्य काल है। वह खेल रहा था, ये भी भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। चलिए 59 का सही जवाब ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब है, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है जो है वो क्या है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक, क्या है? कर्मवाच्य। ठीक है, कर्म प्रधान ये वाक्य है, इसीलिए ये कर्मवाच्य कहलाता है। अगर और ऑप्शन में बात कर रहे हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या है? कृतवाच्य। और सीता पत्र लिखती है, तो सीता पत्र लिखती में है, वो भी क्या है? कृतवाच्य है। और मुझसे बैठा नहीं जाता है, ये क्या है? भाववाच्य है। क्या है ये? भाववाच्य है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 40 का 60 का सही जवाब ले लेते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है, किसी में सीधा मिश्र वाक्य पूछ ले रहा है, किसी में कह रहा है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब है, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ये क्या है? ये सरल वाक्य नहीं है। ठीक, ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। आपके ऑप्शन है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, क्या अशुद्ध है? तो ए में अशुद्धि है। अगर मैंने की जगह पे क्या लगा लिया जाए? मुझे, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैंने की जगह पे अगर मुझे लगा लें तो ये वाक्य सही हो जाएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह है। ए बी सी डी किसमें अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है? चलिए सही जवाब ले लेते हैं। अल्प विराम का चिन्ह है बी में। ठीक है, बात कर लें अगर, तो पूर्ण विराम का सीधा हो जाएगा। अगर पूर्ण विराम किसी हिंदी वाक्य के अंत में एक सीधी लाइन खींच दी गई है तो पूर्ण विराम हो जाता है। और अगर नीचे एक छोटा सा
लगा दिया गया कामा, तो क्या हो जाएगा, अल्पविराम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, पतति, पतति, लुंठित, धराशयी, पालकी। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, पतित, लुंठित, धराशायी या पालकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब इसका होगा पतित, जो है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, खष्टपट का पर्यायवाची है, खष्टपट का पर्यायवाची है, तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। सही जवाब ले लेते हैं। तो भ्रमर का पर्यायवाची है खष्टपद, कुछ लोग षष्ठपद पढ़ेंगे या खष्टपद पे, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है। होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। क्या सही होगा, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब है होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। एक बार रिमाइंड कर देते हैं, ये फुल लेंथ टेस्ट हमने रखा है, 150 क्वेश्चन पूरा कवर करेंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए आप लोग। हिंदी के बाद मैथमेटिक्स, फिर रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन हैं इस पूरे प्रैक्टिस सेट में, वो सारे आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। और जिन क्वेश्चन पर व्याख्यान करने की जरूरत होगी उनको व्याख्यान भी किया जाएगा, आपको बताया भी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, सखी न सहेली भली अकेली। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ क्या होगा इसमें से, तो शेर को सवा शेर जो होगा ये सही होगा, एक से बढ़कर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 67, मूल पाठ का शब्दः अनुसार शब्दः अनुवाद होगा, मूल पाठ का शब्द अनुसार कहता है। 67। चलो सही जवाब लेते हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले, भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद या शब्दानुवाद। ठीक है, मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद क्या होगा, तो शब्दशः अनुवाद होगा, शब्दानुवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। आपके ऑप्शन है मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या ब्रज। मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या ब्रज। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या ब्रज। क्या होगा, 68 का सही जवाब क्या होगा, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या ब्रज। चलिए सही जवाब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। तो मेवाती जो है वो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, भोजपुरी, कन्नौजी और ब्रज ये तीनों क्या हैं, उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। ठीक है, अगर बात करें मेवाती, तो मेवाती कहाँ की है, राजस्थान की बोली है। क्वेश्चन नंबर 69,
कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? जिशान खान सी। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, एकदंत, धनद या लंबोदर। बहुत ही सिंपल पर्यायवाची है, अप्रोक्सीमेट सभी लोग जानते होंगे। 69 कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? सही जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है धनद, जो है वो गणेश की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, धनद किसका है? ये कुबेर की पर्यायवाची है। धन के देवता जिन्हें माना जाता है हिंदू धर्म में, कुबेर। क्वेश्चन नंबर 70 आत्मभू स्वयंभू चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या गणेश। आत्मभू स्वयंभू चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या गणेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब लेते हैं। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची है आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानन। ठीक है, बात करें विष्णु का, तो विष्णु की पर्यायवाची क्या होगी? तो लक्ष्मीपति, नारायण, हरि, चतुर्भुज, केशव, उपेंद्र। ठीक, महेश तो भगवान शंकर का पर्यायवाची है महादेव, पशुपति, पिनाकी, नीलकंठ, चंद्रमौली आदि क्या है? महेश के हैं। बाकी गणेश का इसके 69 में आपने देखा ही है। गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन आदि जो है क्या है? गणेश के पर्यायवाची है। चलो क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में कौन सा टा वर्ग से नहीं है? निम्नलिखित में कौन टा वर्ग में नहीं है? ठा, टा, धा, डा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का लेते हैं। तो टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? टा, ठा, डा, ढा और डा। और इसमें कौन सा कह रहा है नहीं है? तो धा जो है नहीं है। धा किस में आता है? ता, था, दा, धा और ना, ये ता वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। 72 का डी। चलिए 72 का सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब है क्रिया विशेषण है। ठीक है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। 73 लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। 73 लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। आपके कमेंट है 73 में बी। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जाति सूचक शब्द है लड़का। ठीक है, 74 निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क्या है? जातिवाचक शब्द नहीं है, या क्या है? एक विशेषण है, संज्ञा नहीं है। 75 निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण या पुस्तक। पौधा, लड़का, प्राण या पुस्तक। चलिए 75 का सही जवाब ले लेते हैं। तो 75 का सही जवाब है प्राण, जो है वो एक
बहुवचन है, बाकी सभी शब्द क्या है, एक वचन है, पौधा, लड़का और पुस्तक। ये आपका अभी तक का हिंदी और जीएस के 75 क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स का लेते हैं, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई देंगे। क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए, उनका जवाब दीजिए और फिर मैं भी उसका जवाब आपको दूंगा। थोड़ा सा समस्या है कि अगर उसको मैं क्या करूँगा, डिस्क्राइब करूँगा तो टाइमिंग ज़्यादा जाएगा। बाकी आज के लिए रखते हैं, देखते हैं, पहली बार है मैथमेटिक्स का भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके साथ। तो चलिए क्वेश्चन लिखते चलते हैं। 76 फुल प्रैक्टिस सेट है और ये फुल प्रैक्टिस सेट का 76 76वां क्वेश्चन है। यदि x इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 के पावर 2 y माइनस 1 हो तो 5 इंटू 4 का मान है।